हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी से अध्याय है 9 यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी जानने वाले हैं कि इस चैप्टर से परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आने वाले महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे अध्याय है 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति का हम अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले हम इसमें चैप्टर से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 आता है, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका, ठीक है। तो पशुपालन बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, ठीक है। साथ ही पशुपालन से करोड़ों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। यह विस्तारित कृषि है, इससे कृषकों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होती है, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे विश्व की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। मछली पालन से उच्च गुणवत्ता की सस्ती प्रोटीन, खनिज व विटामिन प्राप्त होते हैं। यह कुपोषण की समस्या से बचने का अच्छा उपाय है। अब देखें यहाँ पे डेयरी उद्योग के बारे में जानते हैं। एक पशु प्रबंधन है, ठीक है, जिससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा इसके उत्पाद प्राप्त होते हैं। पशुपालन से ही श्वेत क्रांति जैसे कार्यक्रम सफल हुए हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से, ठीक है। कुक्कुट का प्रयोग भोजन, मांस प्राप्त करने के लिए अथवा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव है, ठीक है। आगे है यहाँ पे शहद उच्च पोषक तत्व का एक आहार है तथा आयुर्वेद औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों से मोम भी प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 आता है। यहाँ पे यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है, ठीक है, तब आप दुग्ध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डेयरी फार्म प्रबंधन से दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता है। मूल रूप से डेयरी फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता व मात्रा पर ही दुग्ध उत्पादन निर्भर करता है। क्षेत्र की जलवायु एवं परिस्थितियों के अनुरूप उच्च उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्लों को अच्छी नस्ल माना जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल, जिसमें उनके रहने के लिए अच्छा आवास तथा पर्याप्त स्वच्छ जल एवं रोग मुक्त वातावरण होना आवश्यक है। पशुओं को भोजन देते समय चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे आता है यहाँ पे इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण और परिवहन के दौरान स्वच्छता तथा पशुओं का कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य का महत्व सर्वोपरि है, ठीक है, यानी कि सबसे आगे है। आगे है यहाँ पे पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य है। इन सभी उपायों को कठोरता से सुनिश्चित करने के लिए सही रिकॉर्ड रखने एवं समय समय पर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इससे समस्याओं की पहचान और उनका समाधान शीघ्रतापूर्वक निकालना संभव हो जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ पे नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य है? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा नस्ल, जिसे इंग्लिश में ब्रीड कहते हैं। तो पशुओं का वह समूह जो सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य कद काठी, आकृति, आकार, यहाँ पे संरूपण आदि में समान हो तथा समान पूर्वज परंपरा हो, एक नस्ल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए पशु प्रजनन
तो पशु प्रजनन का उद्देश्य पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, अब आगे है यहाँ पे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है कृत्रिम प्रजनन द्वारा उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल की मादाओं तथा उच्च गुणवत्ता वाले मांस कम वसा वाले मांस प्रदान करने वाली नस्लों को सफलतापूर्वक उत्पन्न करता है। ठीक है, साथ ही रोग प्रतिरोधी नस्लों का विकास, अधिक व्यापक क्षेत्र के लिए अनुकूलित नस्लों का विकास भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है पशु प्रजनन के लिए। ठीक है, पशु का जो प्रजनन है उसके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियों के नाम बताएं। आपके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम है, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग कि पशु प्रजनन के लिए आधुनिक समय में निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए अंतः प्रजनन, दूसरा में है बहिर्प्रजनन, ठीक है, बहिर्संकरण, ओके, फिर है संकरण तथा अंतः प्रजाति संकरण में संकरण सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से हम जानते हैं संकरण किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो संकरण किसी जीव की ऐच्छिक विशिष्टताओं के संरक्षण एवं प्रसार की महत्वपूर्ण युक्ति है। जंतु संकरण द्वारा यहाँ पे मानवोपयोगी, ठीक है, यानी कि मानव के लिए जो उपयोगी है, पशु पक्षियों की नस्ल सुधार कर अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। संकरण दो विभिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों के संयोजन में सहायक होता है। इससे नई नस्ल जो वर्तमान नस्लों से श्रेष्ठ होती है प्राप्त की जाती है। आगे है यहाँ पे यह हेट्रोसिस या संकर ओज प्रदर्शित करती है, जैसे हिसार डेल नस्ल की भेड़ का विकास बीकानेरी भेड़ तथा मैरिनो रेम्स, ठीक है, मेढा से किया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ पे है मौन मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले देखिए मधुमक्खी पालन, सॉरी यहाँ पे शहद होगा, ठीक है, गलती से वो लिखा गया, ठीक है, शहद व मोम के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा एपीकल्चर या मौन पालन बीफ कीपिंग कहलाता है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहां जंगली झाड़ियां, फलों के बगीचे तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे मधुमक्खी पालन प्राचीन काल से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है। ठीक है, मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त होता है। शहद का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। मोम का उपयोग यहाँ पे देखिए कांतिवर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है। पुष्पीकरण के समय यदि मधुमक्खी के छत्तों को खोतों के बीच में रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत है। ठीक है, अब वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे मत्स्यिकी की भूमिका, रोल ऑफ फिशरी। मत्स्यिकी के अंतर्गत मछली पालने के तरीकों एवं इनके रख रखाव और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। मछलियों से मांस, प्रोटीन का स्रोत, तेल इत्यादि प्राप्त होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग तथा उन्हें बेचने से होता है। ठीक है, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं पर आश्रित है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में बहुत लंबी तटीय रेखा है। यह समुद्र तटीय राज्यों में अनेक लोगों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। बहुत से लोगों के लिए यह जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन से जुड़ी है। ध्यान देंगे, आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान देंगे मछली उत्पादन से। ठीक है, यानी कि मछली से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अलवणीय तथा लवणीय जलीय प्राणियों के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। आगे देखेंगे आप लोग, मछली सस्ती व उत्तम प्रोटीन का खाद्य संसाधन है। समुद्री मछलियों के अतिरिक्त झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, ऑयस्टर आदि प्रमुख समुद्री खाद्य संसाधन है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 आते हैं। यहाँ पे पादप प्रजनन में भाग लेने वाले विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन करो। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे आप लोग पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो पादप प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के प्रजनन में निम्नलिखित मुख्य चरण होते हैं। क में है यहाँ पे परिवर्तनशीलता का संग्रहण। किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार आनुवांशिक परिवर्तनशीलता है। बहुत सी फसलों में यह गुण उन्हें अपनी पूर्ववर्ती आनुवांशिक जंगली प्रजातियों से प्राप्त होता है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जिन्स के विविध एलील के समस्त संग्रहण पादप बीजों के रूप में को उसका जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म संग्रहण कहते हैं। ठीक है, ह में है यहाँ पे जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। यहाँ पे है पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजन के साथ यहाँ पे है अभिनिर्धारित किए जाने के लिए जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म को मूल्यांकित किया जाता है। चयन किए गए पादपों की संख्या वृद्धि कर उनका प्रयोग संकरण की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार वांछनीय एवं शुद्ध वंशक्रम तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग आता है चयनित जनकों के मध्य संकरण। तो वांछित लक्षणों को बहुधा यानी कि बहुत प्रकार से दो भिन्न जनकों से प्राप्त कर संयोजित किया जाता है। यह संकरण द्वारा संभव है कि जनकों के संकरण से वांछित आनुवांशिक लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके। इस प्रक्रिया में विपुंसन, ठीक है, वह बोरा वस्त्रावरण बैगिंग तकनीक की मदद ली जाती है। जैसे उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाले जनक तथा रोग प्रतिरोधक जनक के संयोजन से वांछित उच्च प्रोटीन गुणवत्ता एवं रोग प्रतिरोधक आनुवांशिक लक्षणों वाला पौधा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे घ है, यहाँ पे श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। यहाँ पे है प्रजनन उद्देश्य को प्राप्त करने में चयन की यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत संकरों की संतति से ऐसे पादपों का चयन किया जाता है जिनमें वांछित लक्षण संयोजित हो। स्वपरागन द्वारा शुद्ध लक्षणों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और में है यहाँ पे नए कंसनों का परीक्षण, निर्मुक्तन होना तथा व्यापारीकरण। तो यहाँ पे नए चयनित वंशक्रम को उनके उत्पादन तथा अन्य गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहां उपयुक्त उर्वरक, सिंचाई तथा अन्य शस्त्र यहाँ पे प्रबंधन उपलब्ध हो वहां उगाया जाता है। ठीक है, तथा उसमें उपयुक्त गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके पश्चात चयनित पादपों के बीजों को मानक संख्या द्वारा प्रमाणीकृत करने के बाद व्यापारिक स्तर पर उगाने के लिए निर्गत कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 आता है जैव प्रबलीकरण क्या है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, मतलब वही हो गया जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए उत्तर हो जाएगा जैव प्रबलीकरण। ठीक है, पादपों के पोषक मान में वृद्धि करने को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। ठीक है, जैव प्रबलीकरण द्वारा प्राप्त उच्च विटामिन, खनिज, प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें जनन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक माध्यम होती है। यहाँ पे उन्नत पोषक गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित को सुधारने के उद्देश्य से प्रजनन किया जाता है। क में है यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा तथा गुणवत्ता, ख में है तेल की मात्रा तथा गुणवत्ता, ग में है विटामिन की मात्रा, घ में है सूक्ष्म पोषक तथा खनिज की मात्रा। ठीक है, आगे यहाँ पे जैव प्रबलीकरण के द्वारा ही मक्का, गेहूं तथा धान की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में विकसित की गई है। जैसे यहाँ पे है गोल्डन राइस सन, यहाँ पे 2000 में विकसित की गई। मक्का में एमिनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगनी मात्रा विकसित की गई। ठीक है, गेहूं की किस्म एटलस 66 कृष्य में उच्च प्रोटीन मात्रा है विकसित की गई है। धान की उच्च लौह तत्व वाली किस्म विकसित की गई। इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाई गई किस्मों की तुलना में लौह तत्व की मात्रा 5 गुना अधिक है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा खनिज वाली सब्जियों की फसलें विकसित की है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है तथा क्यों। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा पादप विषाणु का संचरण यहाँ पे जड़, भूमिगत तना, बल्ब, राइजोम आदि के द्वारा होता है। पादप तने का अग्रस्थ तथा कक्षस्थ विभिज्योतकी भाग हमेशा विषाणु मुक्त रहता है। अतः विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए यदि उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग किया जाए तो तने के अग्रस्थ या कक्षस्थ भाग से एक स्वस्थ रोगाणु मुक्त पादप प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूक्ष्म प्रवर्धन उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं जिसे वे तैयार किए जाते हैं। ये यहाँ पे सेमाक्लोन कहलाते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पे इस विधि द्वारा अल्प अवधि में हजारों पादप तैयार किए जा सकते हैं। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों को प्राप्त करना है। आगे है उत्तक संवर्धन द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और आगे है यहाँ पे बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि यह नियंत्रित प्रयोगशाला की परिस्थितियों में संपन्न होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे इस विधि द्वारा अगुणित पौधे तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक प्लांट के मूल गुण संरक्षित रहते हैं, बीज बनाने में सक्षम। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे पत्ती में करतोतक पादप के प्रवर्धन में जिस माध्यम का प्रयोग किया गया है उसमें विभिन्न घटकों का पता लगाओ। तो उत्तर हो जाएगा करतोतकी एक्सप्लांट्स से एक पूर्ण पादप पुनर्जनित किया जा सकता है। इस विधि में पादप का कोई भाग लेकर उसे विशिष्ट पोषक मीडिया तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने दिया जाता है। किसी करतोतकी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सशक्तता, ठीक है, कहलाती है। इस विधि में पोषक माध्यम कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज, अकार्बनिक लवण और यहाँ पे है विटामिन, एमिनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक हार्मोन और ऑक्सीन, साइटोकाइनिन आदि मिलाए जाते हैं। आगे यहाँ पे माध्यम को ठोस बनाने हेतु उसमें एगार का प्रयोग किया जाता है। इस विधियों के प्रयोग से अत्यल्प अवधि में हजारों पादपों का प्रवर्धन संभव हो सकता है।
ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, सस्य पादपों के किन्हीं 5 संकर किस्मों के नाम बताएं जिनका विकास भारतवर्ष में हुआ है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भारत में सस्य पादपों की संकर किस्म धान, गेहूं, मक्का, भिंडी, सरसों का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। इन किस्मों के कुछ नाम इस प्रकार हैं। देखिए फसल है यहाँ पे और यहाँ पे किस्म है और यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया है। फर्स्ट में है धान का हो जाएगा किस्म पद्मा, बाला, IR36, ठीक है। फिर देखिए गेहूं हो जाएगा सेकेंड में, यहाँ पे कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा मोती और हिमगिरी, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे मक्का हो जाएगा रंजीत, यहाँ पे डेक्कन हाइब्रिड और है गंगा 101 और विक्रम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 में हो जाएगा भिंडी, पूषा स्वामी, पूषा A4, यहाँ पे है पारभानी, ठीक है। 5 में यहाँ पे सरसों, पूषा गोल्ड क्रांति RH30 और यहाँ पे पूषा गौरव। 6 में है फूल गोभी, पूषा शुभ्रा, पूषा स्नोबॉल K1। 7 में यहाँ पे सेम, पूषा सेम 2 और यहाँ पे पूषा सेम 3, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी ऐसे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 का, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए टेलीग्राम पे सिंपली जाके आपको सर्च करना है तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग फिर अपने नोट्स बना लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।